नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द आदित्य लर्निंग पॉइंट पर। तो दरअसल बात ऐसी है कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे साथ एक घटना घटी। अब वो घटना क्या था? तो कहानी ये है कि हमारी अभी नई नई शादी हुई। अब नई नई शादी हुई तो मेरी माँ को थोड़ा आराम मिला। मेरी माँ ने बोला कि बहू, हम हर महीने 25,000 रुपया से इस घर का खर्चा चलाते थे। अब 25,000 रुपया मेरी माँ ने अपनी बहू को दे दिया। तो बहू हो गई खुश कि चलो भाई, 25,000 में हम भी चला के देखते हैं कि महीना का बजट क्या है। नई नई थी तो उसने क्या किया कि जहाँ पर मेरी माँ को 25,000 रुपया मंथली खर्च करना पड़ता था, वहीं पर उसकी बहू क्या करे, 15,000 में मात्र घर का गुजारा कर दी। जहाँ 25,000 चाहिए वहाँ पर 15,000 में उसकी बहू ने घर का गुजारा कर दिया। अब जब हमको इस बात का पता चला तो हम ठहरे इकोनॉमी का हल्का फल्का जानने वाले आदमी। हम अपनी बीवी को बोले यार, तो ये तो हो गया लोचा। अब लोचा कैसे हुआ? ऐसे अगर नॉर्मली देखा जाए कि किसी एक घर में अगर 15,000 रुपया का बचत हो रहा है, इंडिया में ऐसा वैसा बहुत सा परिवार है, बहुत सारे परिवार हैं। अब हर घर में 15,000 रुपया का अगर बचत होता है तो हमारा बचत तो अरबों करोड़ों अरबों में जाएगा, करोड़ों अरबों में जाना चाहिए। तो क्या ये बचत जो हुआ, ये 10,000 का जो बचत हुआ, क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए ये फायदेमंद हुआ या नहीं? अगर फायदेमंद हुआ, ज़्यादातर तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई 10,000 का बचत हो रहा है एक परिवार में, तो इंडिया में बहुत सारे परिवार हैं, तो 10,000 का हर परिवार में बचत हुआ। अब हर परिवार में बचत हुआ तो पूरे इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ? बचत हुआ। लेकिन यहीं पर हो गया लोचा। अब लोचा क्या हुआ, आइए हम समझते हैं इकोनॉमी के चैप्टर के माध्यम से। इकोनॉमिक्स से हम समझेंगे कि ये जो 10,000 का जो बचत एक परिवार में हुआ, वो पूरे इंडियन इकोनॉमी में कितना बुरा इफेक्ट डालता है, हम समझेंगे इकोनॉमिक के चैप्टर से। तो फिर देखिए, इकोनॉमी का एक चैप्टर है। अगर इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स की एक शाखा है, मतलब शाखाएं हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में अगर कहे तो इसको कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि, अगर आप यहाँ पर ये वर्ड देख रहे हैं व्यष्टि, माइक्रो मतलब ही होता है छोटा। अगर व्यष्टि मतलब कहिए कि व्यष्टि कहिए या व्यक्ति कहिए, और समष्टि का बात हुआ, समष्टि मतलब क्या हो गया? समस्त। समष्टि का बात की तो समष्टि मतलब हो गया समस्त। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका सिद्धांत माइक्रो एंड मैक्रो
माइक्रो एंड मैक्रो, इसका अस्तित्व कहाँ से आया, मतलब इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? तो सन 1933 ईस्वी में एक अर्थशास्त्री हुए, नाम उनका कहा गया रैगनार फ्रिश। इस बात को याद रखिएगा, रैगनार फ्रिश। माइक्रो एंड मैक्रो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अर्थशास्त्र में लाने वाले कौन थे? रैगनार फ्रिश। अब इन्होंने तो इस कॉन्सेप्ट को लाया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है? तो ऐसे समझिए कि अगर माइक्रो इकोनॉमी की बात किया जाए, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, तो माइक्रो इकोनॉमिक में या तो एक परिवार का बात कर सकते हैं, या तो एक घर का बात कर सकते हैं, या एक संस्था का बात करते हैं। मतलब माइक्रो मतलब व्यष्टि मतलब व्यक्ति, या तो एक व्यक्ति का बात कर सकते हैं, या एक परिवार का बात कर सकते हैं, या एक संस्था का बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति का इकोनॉमिक्स क्या है, एक व्यक्ति के इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, या एक संस्था हो गया, एक संस्था के इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, या एक परिवार के। मतलब ये कहिए कि हम छोटे लेवल पर जो होता है, एक छोटे लेवल पर इसका अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक में छोटे लेवल पर मतलब कि बहुत ही निम्नतम स्तर पर हम अध्ययन करते हैं। वही जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर बात है, समष्टि अर्थशास्त्र का बात है, तो वहां पर हम व्यापक स्तर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यापक स्तर पर बात करते हैं। व्यापक स्तर मतलब पूरा देश हो गया, देश के अंदर जितनी भी सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनी है उसका बात करेंगे। मतलब कि व्यापक स्तर पर, ह्यूज लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बहुत बड़े स्तर पर। अब इसको जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कीमत का सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है कीमत का सिद्धांत, मतलब प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो इसे कहा जाता है, अगर मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो इसे कहा जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अगर बचत की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बचत क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में बचत एक गुण कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बचत को क्या कहा जाता है? बचत को एक गुण माना जाता है। लेकिन अगर वही मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो समष्टि अर्थशास्त्र में बचत को क्या माना गया है? दोष माना गया है।
बचत को क्या माना गया है? दोष माना गया है। अब कैसे इसमें बचत को गुण कहा जाएगा और कैसे इसमें बचत को दोष कहा जाएगा, आइए इसका पूरा हम समझते हैं। अभी जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बात किया, उसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है। वर्ड क्या है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब अगर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की बात किया जाए तो पहले पैराडॉक्स मतलब होता क्या है और थ्रिफ्ट मतलब होता क्या है। अगर पैराडॉक्स की बात किया जाए, ऐसे तो पैराडॉक्स अगर अंग्रेजी की ओर जाएंगे तो अंग्रेजी में पैराडॉक्स या इसको पजल कहिए। पजल मतलब उलझन होता है। लेकिन यही अगर इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है वैसा चीज जो सामने से देखने में सही लगे पर परिणाम उल्टा हो। वैसा चीज जो सामने से देखने में सही लगे पर परिणाम क्या हो, उसका उल्टा हो। परिणाम क्या हो? उल्टा हो। थ्रिफ्ट का अगर बात करें, अगर थ्रिफ्ट का हम बात करते हैं तो थ्रिफ्ट मतलब होता है बचत करने वाला। क्या होता है? बचत करने वाला या कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला। अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इसका हिंदी जान लीजिए पहले। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है बचत का विरोधाभास। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति बचत कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बचत कर रहा है तो क्या उसका बचत पूरे देश के इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है या घाटा है? अब हम कैसे जानेंगे कि उसका बचत जो है वो फायदेमंद है या घाटा है? तो अभी हमने आपको उदाहरण दिया था कि मेरी माँ ने 25,000 रुपया दिया खर्च करने के लिए और खर्च कितना हुआ? 15,000। बचत हो गया कितना? 10,000। अब 10 जो पहले खर्च हो रहा था 25,000, वो अब खर्च कितना हो रहा है? 15,000। मतलब इस पहले खर्च में इसमें भी तो कुछ ना कुछ जो इनकम था उसका खर्च कुछ तो कुछ बच रहा होगा। इनकम बाय द वे मान लिया जाए कि इनकम अगर 40,000 है तो पहले बच रहा होगा कितना? 15,000। और यही जो बचत है नई बहू के आने पर ये बचत क्या हो गया? 25,000 रुपया। क्या सही हुआ? हमारे देश के लिए क्या ये सही हुआ? आप लोग कहेंगे हाँ। हर बहू 10-10,000 रुपया बचाना शुरू कर दी, यानी कि देश का तो बचत बढ़ गया भाई। अगर देश का बचत बढ़ गया तो फिर समझिए कि पूरा देश का इकोनॉमी भी बढ़ गया। इकोनॉमी क्या हुआ? बढ़ गया। लेकिन नहीं, बचत का विरोधाभास यही कहता है। बचत का विरोधाभास क्या कहता है वो ऐसे समझिए। बचत का विरोधाभास कहता है कि अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो है। माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अगर माइक्रो में किसी ने 10,000 रुपया का बचत किया, अब देखिए बात कहाँ तक फैलती है।
10,000 रुपये का बचत किया, टोला पड़ोस गांव मोहल्ला वाला लोग आया, मेरी माँ से पूछा कि भाई बहू कैसी है। माँ तो मेरी पूरी खुश, बहू तो बहुत बढ़िया है, जहाँ 25,000 खर्चा करते थे वहाँ 15,000 में निपटारा कर देती है घर का। ये बात फैल गया दूर तक। अब दूर तक बात फैल गया तो जितनी भी गांव की औरतें थी सब ने अपने अपने बहुओं पर क्या किया, कमर कसना शुरू कर दिया कि फलानमा के मौगी फलानमा के पुतहुआ करा है 10,000 बचत करा है ज़्यादा, तो तुम भी बचत करो। तो सब लोगों ने क्या किया, देखा हिरसी बचत करना शुरू कर दिया, बचत करना शुरू कर दिया। अगर बचत करना शुरू कर दिया तो आप समझिए कि अगर सभी लोग बचत करना शुरू करेंगे तो परिणाम क्या होगा। अगर सभी लोग पैसा खर्च करना शुरू करेंगे, पैसा बचाना शुरू करेंगे, तो ऑल ओवर जो डिमांड है, जैसे आपको चाहिए था, जैसे अभी आम का सीजन है, आपको चाहिए था 2 किलो आम, आपने खरीदा 1 किलो आम, तो जो डिमांड हुआ आम का डिमांड क्या हुआ, कम गया। अगर जो डिमांड कमता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, यहाँ पर तो बचत हुआ, चलो भाई अच्छा चीज़ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, व्यापक लेवल पर मतलब ह्यूज लेवल पर क्या हुआ, डिमांड जो हुआ, डिमांड कम गया। जब सब लोग बचत ही कर रहा है तो डिमांड तो ऑटोमेटिक है कि कमना ही है। जब डिमांड कम गया तो कंपनियां क्या करेगी, अगर डिमांड कमा तो कंपनियां क्या करेगी, कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करना क्या करेगी, कम कर देगी। जब डिमांड ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग तो कम होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ तो जो सप्लाई हुआ किसी भी सामान का, वो सप्लाई क्या हुआ, कम हो गया। समझते जाइए, इस 10,000 के चलते पूरे देश पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी 2 मिनट में आप समझेंगे। अगर बचत हुआ यहाँ पर, इस बचत के कारण डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। अगर डिमांड कम होता है तो क्या होता है, अगर डिमांड कम हुआ तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड है ही नहीं तो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करेगी नहीं किसी चीज़ का। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हो तो सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है। जब सप्लाई कम होगा तो जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा। जीडीपी जो इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल जो घरेलू उत्पाद है उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जीडीपी उत्पाद करना, सप्लाई अगर कम हो गया तो उत्पादन करना भी कम हो जाएगा। जाए आपके पास डिमांड रहेगा तभी आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग ये क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम करना शुरू करेंगे तो सीधे सीधे इसका असर कहाँ पड़ेगा, रोजगार पर। रोजगार पर कैसे असर पड़ेगा, तो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना कम कर देती है तो उसको वर्कर का भी ज़रूरत क्या पड़ेगा, वर्कर क्या ज़रूरत पड़ेगा, कम पड़ेगा। वर्कर कम पड़ेगा तो देश में रोजगार पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। रोजगार में क्या आएगा, कमी आएगा। अब रोजगार में कमी आया, कल तक 100 आदमी रोजगार कर रहे थे, अपना रोजी रोटी चला रहे थे, अब सप्लाई कम हुआ, सप्लाई कम हुआ तो प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो जितना आदमी का ज़रूरत था किसी भी कंपनी में, आदमी गया कम। अब कम गया इसका मतलब कि रोजगार लोगों का कम गया, और जब रोजगार कमेगा तो जाहिर सी बात है कि देश में क्या आएगी, गरीबी आएगी।
क्या आएगी? गरीबी आएगी। अगर आपने बचत करना ज़्यादा शुरू कर दिया तो देश में क्या आएगी? गरीबी आएगी। और अगर आपने बचत करना कम कर दिया, अगर 10,000 की जगह 1,000 आप बचाते तो देश में क्या होता? गरीबी पहले कहाँ आता? आपने बचत किया ज़्यादा तो गरीबी आया ऑल ओवर पर। और अगर बचत करना कम करते हैं तो गरीबी कहाँ आता? सबसे पहले गरीबी माइक्रो लेवल पर ही आ जाता। जब एक आदमी कोई बचत कर ही नहीं रहा है तो बचत नहीं करेगा तो फिर उसके पास जमा पूंजी रहेगा नहीं। जमा पूंजी नहीं रहेगा तो फिर आगे कोई भी नया वेल्थ वो क्या करेगा? नया वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। और इन आय का इंडियन इकोनॉमी, हम सब इंडिया के हैं इसलिए इंडियन लिखे हैं, लेकिन किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने का सबसे मूलभूत मंत्र है क्या? नया वेल्थ क्रिएट करना। जब तक आप नए वेल्थ को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी में ग्रोथ क्या नहीं हो पाएगा, जीडीपी में ग्रोथ क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे मूलभूत मंत्र है नए वेल्थ को क्रिएट करना, नई परिसंपत्तियों का निर्माण करना। तो हमने तो अपने घर के माध्यम से आपको बताया कि कैसे 25,000 में 10,000 का बचत करके इंडियन इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ गया। लेकिन सबसे पहले जानिए एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हुए, नाम उनका क्या था? नाम उनका फ्रेडरिक बस्तियत। नाम उनका फ्रेडरिक बस्तियत था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जैसे हमने अपने घर का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम क्या था? द ब्रोकन विंडो फैलेसी। द ब्रोकन विंडो फैलेसी मतलब टूटी हुई खिड़की का धोखा। टूटी हुई खिड़की का धोखा। इनका ये द ब्रोकन विंडो फैलेसी का एग्जाम्पल पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या है? मशहूर है। तो दोस्तों ये तो था, आप समझ गए हो कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, मैक्रो इकोनॉमी क्या है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी को हम बैलेंस कैसे करें? अब ये तो हम लोग किसी को कह नहीं सकते, चाहे आप किसी को कह नहीं सकते कि कम बचत करो। इच्छा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि बैलेंस करने का क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका है जो सरकारी नीतियां हैं, जो सरकार के द्वारा नीतियां चलाई गई है, जैसे में हो गया टैक्स, सब्सिडी। ये जो टैक्स है और सब्सिडी है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो टैक्स है
उस टैक्स से आए पैसे का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है कि नहीं, और जो सब्सिडी सरकार दे रही है वो जो सब्सिडी है वो सही हाथों में पहुंच रही है कि नहीं। हम तो आपको बता दिए राशन कार्ड का क्या हाल है, स्वास्थ्य कार्ड का क्या हाल है, लेबर कार्ड एक आया अभी अभी, लेबर कार्ड। आपके जान पहचान वाले मुखिया जी हैं, अब मुखिया जी क्या करते हैं कि आपके जान पहचान के हैं भाई, आपका लेबर कार्ड बना दिए, आप पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं, और मुखिया जी यहाँ आपके नाम पर लेबर कार्ड इशू कर दिए हैं, और वो जो उसमें पैसा आता है, वीकली जो पैसा आता है वो पैसा आपके खाता में जा रहा है, आपका टाई अप है मुखिया से। अब मुखिया और आप दोनों मिलकर उस पैसे को बांट ले रहे हैं। ऐसे में कभी सुधार होगा देश का? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी हाल ही फिलहाल में इंदिरा आवास योजना आया है, इंदिरा आवास योजना, इसका सर्वे हो रहा है। सोचिए एक मुखिया के पास इतनी क्षमता है, आपके गांव के जो मुखिया है उसके पास इतनी क्षमता है, वो तय करेगी कि आप अमीर हैं या गरीब। आप बिल्कुल कितना भी अमीर रहें, अगर मुखिया चाहे और आप चाहें, मुखिया एक पत्र पर सिग्नेचर कर देगा, आपको इंदिरा आवास मिल जाएगा। इंदिरा आवास किसे मिलेगा? जो गरीबी रेखा से नीचे है। इंदिरा आवास मिलना चाहिए तो उसको, लेकिन मुखिया तय करेगा कि आप अमीर हैं कि गरीब। आपको इंदिरा आवास मिला तो आप गरीब हैं, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला तो आप चाहे कितने भी गरीब हो, गरीबी रेखा से कितने भी नीचे हो, आप अमीर हैं। अब दूसरी बात है एमएसएमई। एमएसएमई का जो कार्यक्रम है देश में लोगों को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा जो मेन मुद्दा है महंगाई और डिमांड को बैलेंस करना। अब इस महंगाई और डिमांड को बैलेंस कौन करेगा? तो वो करेगा आरबीआई। आरबीआई को समय समय पर ब्याज दर जो होता है, ब्याज दर को ब्याज दरों को समायोजित करना चाहिए। समायोजित करना मतलब ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो उसमें और ना ही ज्यादा रिसेशन हो, ना ही ज्यादा छूट मिले और ना ही उसमें ज्यादा पाबंदियां लगे। वो उसी को कहता है समायोजित करना। और चौथा जो मुद्दा है बाजार में प्रतिस्पर्धा लाना। प्रतिस्पर्धा लाना मतलब जैसे कि आपके गांव, टोला, मोहल्ला, शहर में अगर किसी चीज, जैसे फॉर्चून का दुकान है, अगर फॉर्चून का दुकान एक ही दुकान है तो आप अगर चाहेंगे भी तो कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे। आपका मजबूरी हो जाएगी कि हम उसी दुकान से कोई भी सामान को जाके खरीदना तो आपको उसी दुकान से है। तो आप सोचेंगे कि चलो भाई हमको तो यही दुकान जाना है। आप अगर सोचेंगे भी थोड़ा कुछ बढ़ के सामान खरीदने के लिए तो आप नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए बाजार में प्रतिस्पर्धा ज्यादा चीज रहेगा, किसी भी चीज की दुकानें ज्यादा खुलेगी, चाहे किसी भी गुड्स का या मैन्युफैक्चरिंग का सामान जो होता है वो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल रहेगी। तो आप
आपके पास ऑप्शन रहेगा कि चलो इस दुकान में नहीं, उस दुकान में, उस दुकान में नहीं, इस दुकान में। आप एक दुकान जाइएगा तो आप वहां से टाल मटोल करके चला जाइएगा कि चलो भाई नहीं लेंगे, कल लेंगे। लेकिन वहीं आपके पास ऑप्शन ज्यादा है तो आप एक दुकान नहीं, दूसरे दुकान नहीं, तीसरे दुकान में आपका मन करेगा कि उसको खरीद लें। तो वही होता है बाजार में प्रतिस्पर्धा लाना। और चौथा जो, और ये जो अंतिम जो है, नए नए बिजनेस आइडिया का डेवलप करना। नए नए बिजनेस आइडिया डेवलप होगी तो आदमी को, लोगों की रुचि उसमें जागे कि ये सामान मार्केट में नया आया है, अब नया है चलो इसको यूज करके देखते हैं क्या है भाई। तो ना चाहते हुए भी लोग उस सामान को खरीदेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मिनी माइक्रो का कॉन्सेप्ट और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।